आगे सब वापस जो जो हैं अपना माइक ओपन करो या हैंड रेस करो, और जो जो नहीं है वो लोग ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। ओके, निहारिका, अंधिका, अनन्या ये लोग हैं। और लोग आस्था, रोशनी, सियोना, सुवल्यहा। नहीं है? यू गाइस वांट टू कंटिन्यू राइट? मैं कंटिन्यू करूं? ओके यस दीदी। ओके। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जो कि बेसिकली डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस फिक्शन? तुम लोग साइंस फिक्शन के बारे में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो? आई वॉन्ट एवरी वन टू ओपन their mics if possible and to share their insights, please. Starting again, following the list, और राधा नीचे से स्टार्ट करते हैं। सवल्य सिद्दीकी, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? रोशनी हैज़ लेफ्ट द मीटिंग। अरे सी हो ना, चलो तुम बताओ। यस दीदी। साइंस फिक्शन के बारे में क्या सोचते हो? हाँ बेबू आ रहा है। ओके दीदी। सी हो ना, साइंस फिक्शन के बारे में क्या सोचती हो? It is very interesting and scientific. निहारिका, यस साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन इंटरेस्टिंग तो बहुत है, बट अगर रियल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना? मतलब इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाता। रियल होगा इवेंचुअली। साइंस फिक्शन ऑफ येस्टरडे इज द साइंस फैक्ट ऑफ टुडे। कभी ना कभी आज का साइंस फिक्शन भी साइंस फैक्ट बनेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि एट सम पॉइंट इन टाइम इन देयर लाइफ कि नॉर्थ अमेरिका में कोई स्क्रीन टच करेगा। दीदी माइक बंद कर लेंगी? अथर्वा, 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 ठीक है। हाँ उसका हम बांध के देते हैं गले में के लिए माय लगा अथर्वा। और जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। ओके, सो कहाँ थी मैं? हाँ, नो वन एवर थॉट कि एक पॉइंट इन टाइम पे कि नॉर्थ अमेरिका में कोई स्क्रीन का टच हम लोग को इंडिया से कनेक्ट कर देगा। सब लोग को लगता था कि सारी चीज़ें मैनुअल होंगी, चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, पहुँचेंगी, महीनों लगेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट नाउ एज टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, you can even see other people doing their actions in another country, in another part of the world. In fact, on another planet, हम लोगों की जो वीडियो कॉल्स होती हैं with people at ISS, International Space Station, they are not really on the earth, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। So that is the magic of technology, that is the magic of science, कि हम लोग का इतना एडवांसमेंट हो रहा है। तो जो आज की साइंस फिक्शन है, जो कि हम लोग को क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल, अरे वो तो हो ही नहीं सकता, पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल ऐसा कैसे कोई कर सकता है, बट इन द फ्यूचर दैट माइट बिकम अ फैक्ट, और वो बहुत नॉर्मल चीज़ हो सकती है। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट साइंस, इट नेवर गेट्स ओल्ड। हर दिन कई सारी थ्योरीज आ रही हैं, और हर दिन उन कई सारी थ्योरीज में से कई सारी डिस्कार्ड भी हो रही हैं, बट कई सारी एक्सेप्ट भी हो रही हैं। हर सेकेंड एडवांसमेंट हो रही है, और कुछ ना कुछ इन द फ्यूचर, मे बी नॉट नेक्स्ट ईयर बट इन द नेक्स्ट डेकेड और टू, कोई ना कोई एडवांसमेंट बड़े लेवल का फिर से आएगा। Alright, so the science fiction of yesterday or the science fiction of today will become the science fact of tomorrow. Now, Roshni, your insights on science fiction. What do you think about science fiction? Science fiction के बारे में कुछ सोच आपकी, रोशनी?
I actually have a very positive perspective about the science fiction. I feel like, you know, there are a lot of budding scientists and aspiring scientists like me. So I don't really, I won't say that I don't get ideas of mine, but a lot of times while watching different movies or, actually reading a few books, we get more ideas to think upon and to, execute different stuff. So science fiction actually plays a very big role, I feel like. Perfect. Actually, it does. And as I said, that once you read more, you realize more, and you want to imagine more. Imagination khulti hai. Watching movies like Interstellar, your imagination will open more. You would get books to learn more about the stuff that you see. So, it is always good to be exposed to fiction, especially science fiction. Okay? So, now, iske baad, Anvika. Anvika? Yes, Didi. हाँ, science fiction. Uh, it's really interesting science fiction, and I think that um, कि किसी दिन मतलब सारी चीजें जैसे साइंस फिक्शन में होती है they will become true. Yeah, perfect. Ananya? So I also think that nothing is impossible. One day the scientists will be able to crack the things and build up new things. हाँ, So perfect. आस्था मीटिंग में आ गई कि नहीं? Okay. हाँ मैं आ गई. हाँ. Actually, for me, science fiction, basically, science plays a very important role in my life as I am too much into science, but not like uh, catching away things when they happen or whatever it is. And I feel like science fiction is a form of fiction that, like, which deals with, impact of imaginations and things. Perfect. So that's So all it sums up to is that science fiction is something amazing, and one should always be exposed to it. And the science fiction of today, कल का science fact ज़रूर बनेगा. Okay. Tomorrow, yes. in the Yes. coming years, time travel एक बहुत normal चीज़ हो जाएगी. Planetary travels तो आने ही वाली हैं in 15 years. That is what NASA is predicting. मतलब आज की मेरी फ्लाइट है कहाँ की है, मार्स की है. That will become a very normal thing. That is what used to be science fiction. But eventually जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, that will actually become a fact. नेक्स्ट पे चलते हैं. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए थे मैंने, इंसाइटफुली लिए थे. फिर हाउ डज टाइम वर्क इनसाइड अ ब्लैक होल, आज ही डिस्कस किया. अगर किसी ने आंसर नहीं दिया है इसका, फिर से स्टार्टिंग. Time works really. हाँ, टाइम वर्क्स रियली स्लोली. घड़ी धीरे हो जाती है इनसाइड अ ब्लैक होल, और तुम्हारी एज बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी. दैट इज समथिंग गुड. यू विल नेवर एज. योर सेल्स विल नेवर एज एनीवे. और किसी की कोई इनसाइट्स रिगार्डिंग टाइम इनसाइड अ ब्लैक होल? कोई शेयर करना चाहता है? माइक खोल लो, बता दो. इफ़ नॉट, हम लोग नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप. दीदी, किसी भी चीज की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा स्लो टाइम चलेगा. तो कंसिडरिंग ब्लैक होल की इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है तो बहुत ज्यादा ही स्लो टाइम चलेगा फिर वहां पर. Yeah, that is something amazing. To relate gravity with time. That means if you go into it, then sun के अंदर भी अर्थ से धीरे टाइम चलेगा. No one can actually go inside the sun, और कोई इतना ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे. But yeah, it is good to connect gravity with time. Great, Niharika. Anyone else? Anything? Someone? Astha. Like as she said, the time is very slow inside a black hole, but like at a time, us observing things getting inside a black hole, it seems to be like the time stops, and can be, it's basically a very big mystery inside the black hole, which is like Yeah. So when you start with the journey inside a black hole, और जब हम लोग इवेंट होराइजन को छोड़ के सिंगुलैरिटी के अंदर घुसते हैं, so for a point in time actually you feel like t equals 0. टाइम रुक गया.
क्योंकि हम लोग अचानक से उस टाइम डायलेशन से नए टाइम डायलेशन में एंटर करते हैं. सो या दैट इज़ वन थिंग हैपनिंग इनसाइड अ ब्लैक होल. अमेजिंग. एनीवन एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और शेयर करना है, कुछ और डिस्कस करना है? टाइम ही नहीं, ब्लैक होल के बारे में इन जनरल. ओपन टू क्वेश्चंस. कोई भी चीज़ दिमाग में मत रखना. हाँ आस्था. Actually, I have a question. ओके. Why does black hole, मतलब इसमें gravity क्यों है? And why it sucks up things like us, if we go inside a black hole, as you said that we'll transform into each and every cell of our body. Then why does it happen to be ओके. like that? सो स्टार्स, सबको पता है कि स्टार्स के अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ें अपने आसपास रिवॉल्व कराते हैं. ठीक है. अगर वो ग्रेविटी ना होती तो अर्थ भी ना होती. इनफैक्ट ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होती द वे दे जनरली मूव इन वैक्यूम. स्पेस में हर चीज़ की स्पीड बहुत तेज़ होती है. किसी भी चीज़ की कंसिडरिंग कोई हिंड्रेंस नहीं होता. कंप्लीट वैक्यूम होता है. कोई मतलब डस्ट पार्टिकल्स नहीं है स्पीड कम करने के लिए. ठीक है. अगर हम लोगों की अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता और स्पेस ही होती तो रेन ड्रॉप्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती कि वो अर्थ को चीरते हुए अंदर निकल जाती, कोरता. बट इतनी हिंडरेंसेस की वजह से स्पीड कम हो जाती है. कंसिडरिंग कि एक स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है. और वन पॉइंट इन टाइम पे जब वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी ग्रेविटी 10 to 16 टाइम्स इट्स ओरिजिनल ग्रेविटी हो जाती है. और एक पॉइंट इन टाइम उसका साइज़ इतना बढ़ जाता है, उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरी ग्रेविटी एक पॉइंट साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है. और वो पॉइंट साइज पार्टिकल इज द बेसिक रीज़न बिहाइंड दी ग्रेविटी ऑफ अ ब्लैक होल. नाउ दैट ग्रेविटी जिसकी वजह से सारी चीज़ें उसके आसपास रिवॉल्व कर रही हैं, उसको 10 टाइम्स कर दो. देबू मौसी, हाँ हाँ. ये मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मैं लीव कर लूं? सिलेबस में तो किसी के भी नहीं है. नहीं, पर मैंने ये तो पूरा ही नहीं पढ़ा है. तो चलो मैं वीडियो भेज दूंगी. तुम्हें लीव करना है कर दो. वैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे थे. चलो ठीक है. वो भी You're telling something about the black hole. या सो आई वाज सेइंग कि जब उसकी जो ओरिजिनल ग्रेविटी होती है वो सुपरनोवा में 10 to 16 टाइम्स हो जाती है. और जब वो एक पॉइंट इन टाइम पे उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स करके वो पॉइंट साइज पार्टिकल में कन्वर्ट होता है. तो उस पॉइंट साइज पार्टिकल की ग्रेविटी जो स्टार के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे थे उससे 10 to 16 टाइम्स ज़्यादा है. तो अब जो चीज़ें उसके पास आराम से रिवॉल्व कर रही थी, अब वो एक्चुअली उसके अंदर सकअप होने लगेंगी. और जैसे जैसे वो चीज़ें सकअप होने लगेंगी उस ब्लैक होल की ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर के ब्लैक होल का साइज़ बढ़ता रहेगा और भी चीज़ें उसके अंदर सकअप होने की वो कैपेसिटी आ जाएगी. सो दैट इज़ वाई एवरी थिंग गेट्स सक्ड अप इनसाइड अ ब्लैक होल. परफेक्ट. समझ में आया? Thank you. Actually, this question was in my mind from a very long time, from the time I read a book. It was actually your book only, Competitive Okay, Contemporary. you read it? Yes. Arey, First volume. Second I have not read it. Okay. Thank you so much for reading it. It is also a science fiction book if you guys want to read. My book called Competitive Contemporary is available on Amazon. Yes, Niharika. Doubt clear हो गया ना? आज था कुछ वो तो नहीं है? ठीक है, perfect. Niharika. दीदी, आपने डिस्कस किया था कि अगर ब्लैक होल के अंदर एंटर करेंगे तो वार्म होल के थ्रू जाके वाइट होल से के थ्रू हम दूसरे यूनिवर्स में निकलेंगे. हाँ. बट आपने कहा कि वो वाइट होल मे बी दूसरे यूनिवर्स का ब्लैक होल है. डज दैट मीन ब्लैक होल एंड वाइट होल आर द सेम थिंग? Yes, black hole and white hole are exactly the same things. देखो, कोई भी चीज़ अगर ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर कन्वर्ट हो रही है और अगर वो कोई चीज़ मान लो ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, बीच में वर्म होल है, उधर वाइट होल है. सो वाइट होल के अंदर से कोई चीज़ एंटर करके इधर से निकलेगी तो हमारे भी तो यूनिवर्स वाइट होल की तरह एक्ट कर रहा है. यानी कि ये जो वाइट होल यहाँ पे है ये दूसरी यूनिवर्स का ब्लैक होल हो गया. चीज़ें इंटरचेंज हो गई, पूरी सिचुएशन इंटरचेंज हो गई. यहाँ से कोई भी चीज़ एंटर कर रही है और ये यहाँ से निकल रही है. तो उस यूनिवर्स के लिए हमारे यूनिवर्स का ब्लैक होल वाइट होल हो गया और उनका ब्लैक होल ही रहा.
जो कि अभी हम लोग वाइट होल कंसिडर कर रहे हैं, वो दूसरे यूनिवर्स का वाइट होल हो गया, ब्लैक होल हो गया, समझी? सो दे आर एक्चुअली द सेम थिंग्स बट डिफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो यूनिवर्स है तो ये हमारे लिए ब्लैक होल है, मगर अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा यूनिवर्स है तो ये हमारे लिए वाइट होल है. ठीक है, परफेक्ट. और किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है? आगे बढ़े, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पार्ट पे जाएं. ये साथ था. Is it possible for a black hole to like suck up a whole galaxy? इट इज़ सी डिपेंडिंग अपॉन इट साइज. देखो, हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है. अगर उसका मास इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपनी पूरी मिल्की वे को अपने अंदर खींच ले गया, तो वो पूरे एरिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. अनटिल नाउ दिस थिंग इज़ नॉट हैपेंड कि चीज़ें हम गायब होने लगी, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, बट गैलेक्सीज गायब नहीं हो जा रही हैं. अगर ऐसा होता है कि ब्लैक होल का मैग्नीट्यूड, ब्लैक होल की ग्रेविटी जो कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में है, इतना बढ़ गया कि वो अपने आसपास की पूरी गैलेक्सी को सकअप कर गया, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंसिडरिंग कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होना. एक पॉइंट इन टाइम जब ये काफ़ी बढ़ जाएगी, ये चीज़ एज ऑफ द यूनिवर्स काफ़ी बढ़ जाएगी और सारी चीज़ें एंड की तरफ आने लगेंगी, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आने लगेंगी, तब हो सकता है कि हर एक ब्लैक होल का साइज इतना बढ़ जाए कि वो अपनी पूरी गैलेक्सी को अंदर सकअप कर ले. बट प्रेजेंटली कंसिडरिंग दी एंट्रोपी और सारी चीज़ें मैनेज्ड है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस सब मैनेज्ड है, तब तक नथिंग लाइक दिस वुड हैपन. बट इन द फ्यूचर जैसे जैसे और चीज़ें सकअप करते हैं ये ब्लैक होल्स, ऐसा हो सकता है दैट इट टेक्स अप द एंटायर गैलेक्सी इन इट. ओके, परफेक्ट. और किसी की कोई डाउट्स? नहीं है? आगे बढ़े. Okay. Yes, please. Okay. We'll move to the next part. Give me a second. I'll share my screen again. Okay. From high school to studying abroad, how to pursue astronomy in the future. एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ हम लोग जनरल थिंग्स भी डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू परस्यू एनी करियर इन प्योर साइंसेज और इन एनी अदर फील्ड इन द फ्यूचर अब्रॉड और इन इंडिया. क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं, कैसे कैसे होता है, कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, एम आई टू लेट, 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, everything. All right, excited for this part. This part is very important, मिस मत करना, कंसिडरिंग कि हाई स्कूल में इधर तुम लोग हो या हाई स्कूल तुम लोग का स्टार्ट होने वाला है. 9 to 12 इज़ हाई स्कूल, एंड थ्रू आउट दिस हाई स्कूल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू पे अटेंशन ऑन एवरी थिंग दैट इज़ कमिंग नेक्स्ट. क्योंकि अगर तुम लोग ने एक महीना भी वेस्ट कर दिया और तुम लोग को उस चीज़ के बारे में नहीं पता हुआ, देन यू गाइज वुड बी बैक. अब भले ही अपने क्लासमेट से पीछे ना हो, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड काफ़ी पीछे हो जाओगे. ऑलराइट, सो पे अटेंशन, अच्छे से ध्यान देना. लेट्स गो फॉरवर्ड. इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर रहना है, सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इन दी बैचलर्स दे डोंट हैव एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम, दे डोंट हैव एस्ट्रोफिजिक्स, कहीं भी नहीं है. आईआईटी इज़ फॉर इंजीनियरिंग, सबको पता है. आईआईटी के लिए जेईई मेंस देने पड़ते हैं, ये तो पता होगा. जेई मेंस, जेई एडवांस भी क्वालिफाई करना है. इफ़ यू वांट टू स्टिक टू NITs, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रिपल ITs, देन यू कैन जस्ट क्लियर द जेई मेंस. अच्छी रैंकिंग आ गई, यू विल गेट एन एडमिशन. बट इफ़ यू हैव अ ड्रीम ऑफ गोइंग टू IIT, डिफरेंट IITs, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, ऑल these top IITs, कानपुर, then you need to clear JEE advance and have to get a rank within hundreds अगर CS stream चाहिए. So CS stream is considered to be the most what you call it
द बेस्ट स्ट्रीम ऑफ एवरी IIT, कि अगर किसी भी IIT की CS स्ट्रीम है मतलब रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी. दी IIT बॉम्बे विच इज़ द टॉप IIT प्रेजेंटली एंड सिंस दी पास्ट 3 years आई गेस, वहाँ की CS स्ट्रीम फर्स्ट टू 50th रैंक पे ख़त्म हो जाती है. यानी कि जो फर्स्ट 50 रैंक्स होती हैं वो IIT बॉम्बे की CS फील्ड में ही जाती हैं. So for that you need to get above 98%, but in order to clear JEE mains all you have to do is get 40% in the examinations. It is that difficult. Also you guys have to get a percentage of 75% in your 12th boards in order to make your JEE mains consider it. So like JEE mains के forms बंद हो गए हैं इस साल के 12th जनवरी को, and the exams are starting from the 25th of January को पहला JEE main है. सो JEE मेन 4 पार्ट्स में होते हैं. किसी को JEE देना है यहाँ पे कि मैं ऐसे ही फालतू में बता रही हूँ? कोई इंटरेस्टेड है JEE के बारे में सुनने के लिए? ओके मैं बताती हूँ फिर. क्या कहते हैं, JEE मेंस के 4 अटेम्प्ट्स होते हैं. 4 अटेम्प्ट्स का होता है, 4 बार दे सकते हैं. बेस्ट ऑफ योर ऑल ऑफ योर 4 JEE मेंस वुड बी कंसिडर्ड. वट एवर रैंक यू गेट बेस्ड ऑन दैट, अगर तुम्हारी टॉप, देखो हर साल नंबर ऑफ पीपल गिविंग JEE इज़ एलिवेटिंग. इनिशियली जब दिया था तो कुछ हज़ारों में बच्चे देते थे, तब भी उतनी सीटें थी. इस साल 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, तब भी उतनी ही सीटें हैं. It is becoming highly competitive every year, and that is why these suicide rates and everything is increasing. But if it is difficult, it does not mean that it is impossible. Maximum people go to quota for studying for JEE, which is, I don't know, it is not that important considering अब quota भी technology के through यहाँ तक चल के आ गया. There are some famous platforms which even I follow for my 12th grade studies, like Physics Walla. It is an amazing platform, a very nominal fee for 2 years. Alak Pandey, great physics teacher, go for him. 10th grade से I am studying from him. 10th grade का तो उन्होंने पूरा syllabus ICSE का ही YouTube पे डाला है फ्री में. So you guys can watch it, that will help you a lot if you guys are from the ICSE curriculum. पूरी physics अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है. He does not focus on marks much, but he focuses on the concept. अगर concept समझ में आ गए तो marks आ जाएंगे, और अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो फ्यूचर तो बिल्डअप हो गया ना. नाउ ऐसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है. तुम लोग अनअकैडमी कर सकते हो, तुम लोग वेदांतु कर सकते हो. इफ़ यू वांट स्टिक टू टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, तुम लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाता है इसमें, वो सब हो जाता है. बट इफ़ यू वांट एन एनवायरनमेंट देन कोटा इज़ फाइन, और यू कैन स्टडी एट होम ऑल्सो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. हवा बना दिया गया है ऑफ वन एग्ज़ाम. People go to quota and dedicate 2 years of their lives without doing any extracurriculars just to clear off this exam, जिसकी में भी सिलेक्शन की probability बहुत कम है. और अगर फेलियर हो गया then they get suicidal thoughts, and most of them commit, or many of them rather commit suicide, considering उन्होंने अपने लाइफ के 2 साल, टीनेज के 2 साल इस चीज़ को डेडिकेट कर दिए when they had the potential and when they had the energy to give to other stuff. So I'm not giving JEE for that reason. Now coming to Indian universities, there's not just JEE which is an option for you to go to IITs, NITs and triple ITs. There are many other universities in which you can pursue pure sciences. अगर pure sciences जानी है तो IIT जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ खाली तुम्हें BTech कराएंगे. Bachelor in Technology, Masters in So all these sorts of engineering are there. तुम लोग वो भी कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग, वट एवर यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन. बट कंसिडरिंग द लिमिट ऑफ दिस वर्कशॉप and everything, we are going to talk about pure sciences and rather easier steps and more nice prominent universities in India, far beyond IITs in these regions. सबसे पहले तो बहुत फेमस ये तो इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स सुना था, IISc बैंगलोर, नाम सुना होगा. दिस इज़ दी ओनली यूनिवर्सिटी सो फार इन इंडिया जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में अभी तक आया है, विच ये 2020 में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आता. नो IIT इज़ इन द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, थाउजेंड्स में भी नहीं है. दिस इज़ दी ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया, IISc बैंगलोर, जो कि आया है. फॉर दिस ऑल्सो यू नीड टू गिव द JEE एग्जामिनेशन एंड गेट अ गुड रैंकिंग, बट देयर इज़ ऑल्सो एन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि IISc बैंगलोर खुद कराता है. इट इज़ बेसिकली फॉर रिसर्च. तो यहाँ पर तुम्हें इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, प्योर साइंसेस पे दिया जाएगा.
You can go here for bachelor's, but then you will get physics, chemistry, and biology, whichever subject that you want to pursue. Pure sciences. There's no astronomy here for your bachelor's, though there's astronomy here for your master's if you want to pursue. Now there's this institute called Indian Institute of Astrophysics. ये मास्टर्स लेवल से ही शुरू होता है. अंडर ग्रेड एडमिशन्स यहाँ नहीं होते. यू डोंट नीड टू गेट दैट रैंक, जेई मेंस रैंक, कुछ नहीं. गेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. गेट, GATE. Whenever you want to pursue masters in India and go into this prominent top universities, for masters gate exam dena padega and eventually you will qualify. So that's one IISc. This is one Indian Institute of Astrophysics. There is one institute called Indian Institute of Cosmology. I guess Bangalore में है, Bangalore South India में ही है, आस पास ही है. That you can go, मगर वहाँ पर भी तुम लोगों के मास्टर्स में ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं, अंडर ग्रेड में एडमिशन्स नहीं है. So these are three options that you can consider for your pure sciences की studies India में. These are the top 3 universities. Otherwise अगर mathematics में जाना है, there's this one place in Kolkata, Indian Institute of Mathematics in Kolkata. They have their own entrance exam. They have their book called Tomato, TOMATO, Tomato itself. Amazon पे ही मिलती है वो बुक, और कहीं नहीं मिलती है. All you have to do is read that book through his as deeply as possible, and you will be able to clear that exam. But not many people get selected. It is a highly selective institute. It is in Kolkata, Indian Institute of Mathematics, if I'm not wrong. So if you want to pursue undergrad or masters in mathematics, that is an amazing institute. इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और कोई क्वेश्चंस हैं? जेई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? बता दो, पूछ लो. आई एम इन दैट फेज राइट नाउ, सो आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. जेई के फॉर्म्स अभी बंद हुए हैं 12 जनवरी को. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग जेई इन द फ्यूचर, ये चीज़ ध्यान में रखना कब भरना है. फॉर्म दिसंबर में आउट हो जाते हैं, जनवरी मिड में बंद हो जाते हैं. फॉर्म्स की वजह से कभी मत रह जाना. लाइकवाइज यू कैन गिव मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन योर 11th ग्रेड. NTSC का नाम सुना है? 10th ग्रेड में देते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. NTSC is one amazing exam conducted by the government of India. सिलेक्शन रेट कम होता है, बट सब दो, जो भी 10th में जा रहे हैं सब दो उस एग्ज़ाम को. बहुत अच्छा एग्ज़ाम है. मेरा फॉर्म की वजह से मैं उसे नहीं दे पाई थी. दैट इज़ वन एग्ज़ाम दैट यू कैन गिव इन 10th ग्रेड. फॉर्म्स का ध्यान रखना. देर आर मेनी फेक वेबसाइट्स विच विल गिव आउट देयर फॉर्म्स एंड वो बोलेंगे कि दिस इज़ द फॉर्म फॉर NTSC, बट दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल फॉर्म. यही चीज़ मेरे साथ हुई थी. So make sure that you open the right website, fill out the right form, pay the fee on time, get the admit card on time. अगर admit card नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है. You can give NTSC in your 10th grade. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है. यू कैन गिव KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इन 11th and 12th grade and even in your undergrad first year. तो ये 3 में होता है. SA for 11th grade, SX for 12th grade and for SB for your bachelor's. So जब तुम लोग अगर 11th grade में देने की सोचोगे तो तुम लोग को PCMB देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों. जबकि तुम लोग 11th में आके अपने ही एक चूज़ करोगे, मैथ्स से बायोलॉजी में से. बट इफ़ यू वांट टू गिव इट इन योर 12th ग्रेड तो अब तुम लोग PCM या B ले सकते हो. मतलब या तो PCM दे दो या PCB दे दो, एज पर योर चॉइसेस. ऑलराइट, सो दीज आर दी 3 एग्जामिनेशंस दैट यू कैन गिव बिफोर योर JEE. उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? ये एग्ज़ाम्स नोट कर लो, अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इनके थ्रू और हर साल एलिवेट होती रहती हैं इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम्स. कोई क्वेश्चंस? कुछ नहीं, आगे बढ़े. Now come beyond the boundaries of your country, how to go abroad India for your studies. ध्यान से सुनना. आई एम गोना टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस. अगर बाहर जाना है और एस्ट्रोनॉमी परस्यू करनी है या कोई भी फील्ड परस्यू करनी है तो रेज योर हैंड्स whosoever is interested to go abroad for your studies. ओके, परफेक्ट, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं. नाउ कब देना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, और
कब कब जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करूँगी. सो राइट नाउ आई एम इन दी फेज. मेरा अभी अभी ख़त्म हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस. आई गॉट इन टू 7 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी. सो SAT सुना है, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. नाम चेंज होता रहता है, स्टैंडर्ड का कभी कुछ बना देते हैं, एप्टीट्यूड का कभी कुछ बना देते हैं, बट इट इज़ जनरली स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. मैंने 10th में दिया था. यू आर क्वालिफाइड टू गिव द SATs फ्रॉम योर 9th grade ऑनवर्ड्स, और जितनी बार देना है उतनी बार दे सकते हो. इसका एक स्कोर 6 साल तक वैलिड रहता है. कंसिडरिंग तुम लोग 9th क्लास में दोगे और 12th क्लास में कहीं भी फॉर्म डालोगे तो फिर तुम्हारा स्कोर वैलिड रहेगा. और अगर तुम्हारा पहली बार में अच्छा निकल गया देन इट इज़ अमेजिंग. आउट ऑफ 1600 मार्क्स आते हैं. इफ़ यू गेट अब 1500 which is very difficult to get, but if you get it then you are good to go. तुम्हारे जितने भी अटेम्प्ट पे 1500 से ऊपर आ गए, लीव इट देयर, लेट इट बी अमेजिंग. इफ़ यू गेट अबाउट 1550 बेटर, बट इफ़ यू गेट अबाउट 1500 एलीट यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिफाइड हो ऑलरेडी. नाउ कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है इन सब चीज़ों की. अमेज़ॉन पे गो सर्च फॉर कॉलेज बोर्ड SAT गाइड, बुक आ जाएगी. यूट्यूब पे आई एम सजेस्टिंग सम प्लेटफॉर्म्स. supertutortv.com, एन अमेजिंग फ्री प्लेटफॉर्म जो कि तुम्हें पूरा डिस्क्रिप्शन देंगी. वो साथ साथ एग्ज़ाम भी करती हैं वो टीचर. खान अकेडमी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कॉलेज बोर्ड जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि SAT कंडक्ट कराती है, उसके टाइप हैं खान अकेडमी के साथ. खान अकेडमी में फ्रॉम योर बेसिक्स, तुम्हारे डेली टेस्ट्स, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, टू फुल टेस्ट, सब कुछ होगा. SAT के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं. ब्रॉड डिवीजन करा जाए तो 2 होंगे, इंग्लिश और मैथ्स, बट अगर उनका फर्दर डिवीजन करोगे तो 4 सेक्शंस होते हैं. रीडिंग जो कि तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है बट सबसे डिफिकल्ट होता है. राइटिंग जिसमें तुम लोग ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करते हो. मैथ्स विद कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर. पहले विदाउट कैलकुलेटर होगा. महा ईजी, वेरी ईजी फॉर एनी 8th grade इंडियन स्टूडेंट टू सॉल्व. बहुत ईजी इक्वेशंस आती हैं. मतलब दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू यूज़. तुम्हें बस क्वेश्चन पढ़ना है, तुम्हें पता करना है कि कहाँ क्या वैल्यू फिट होनी है. कैलकुलेटर्स भी अलाउड होते हैं, तुम्हें बस उसको फिट करके आंसर निकालना है. कैलकुलेटर्स तुम्हें चाहे जैसे लाने, देर आर सर्टन कैलकुलेटर्स जिनमें ग्राफ भी बन के आ जाता है. अगर तुम वैल्यूज इनपुट करो, वो वाले कैलकुलेटर्स ले लो. महंगे आते हैं बट वर्थ इट. इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड इन द फ्यूचर, तुम लोग को इवेंचुअली वो लेने पड़ेंगे कैलकुलेटर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग. डिपेंड करता है अगर तुम लोग कौन सी फील्ड चूज़ करते हो बाहर जाकर भी. ओके, SAT is out of 1600, 800 for English, 800 for maths, with calculator, without calculator. English में reading और writing, ये sections. out of 1600, 6 months preparation में मेरा स्कोर आया था 1560. okay, now I was into this entire thing since a very long time. ठीक है. some of my friends they just got a score of 1100 or 1200. देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों को अपना करिकुलम के साथ साथ इसको मैनेज करना. तुम लोगों को इस एग्ज़ाम की भी सीरियसनेस के बारे में समझना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि इसका फॉर्म 8 से 9 से 10,000 तक का आता है. सो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग इट n नंबर ऑफ टाइम्स, यू आर स्पेंडिंग दैट मनी n नंबर ऑफ टाइम्स टू. ठीक है. जब भी तुम्हारा रिजल्ट आता है तो वो तुम्हें एक PDF भी देते हैं बताते हुए कि कहाँ कहाँ तुम्हारी सही थी, कहाँ कहाँ तुम्हारी गलती थी. इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट आउट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, गो फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट. उन सारी चीज़ों का ध्यान रखो जो कि कॉलेज बोर्ड ने इंडिकेट किए हैं. ठीक है. सो दैट इज़ द SAT एग्जामिनेशन. तुम लोग 9 to 12th में कितनी बारी भी दे सकते हो. आई गेव इट इन 10th grade, आई क्लियर्ड इट इन दी फर्स्ट टाइम, तो मेरे को फिर से नहीं देना पड़ा. बट देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु गेव इट फॉर द थर्ड टाइम एंड स्टिल शी डिड नॉट गेट द डिजायर्ड स्कोर. So if you do not get a desired score after COVID, some universities went completely test optional. तो उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी. ऑलराइट, बट कंसिडरिंग अब कोविड चला गया है, वापस वो सेम करिकुलम आ रहा है. सो यू नीड टू गिव दी SATs और दी ACTs. SAT के साथ ही तुम लोग ACT के एग्ज़ाम भी दे सकते हो. ACT के एग्ज़ाम में एक चीज़ का और एडिशन हो जाता है, साइंस.
SAT का एग्ज़ाम आउट ऑफ 1600 होता है, ACT का आउट ऑफ 36 होता है. So SAT में if you get above 1500, good to go. In ACT if you get above 34, good to go. मतलब आउट ऑफ 36, above 34, गुड टू गो. साइंस का एडिशन हो जाता है, तुम लोग अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हो. साइंस में इसमें कुछ नहीं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का ही होता है. वो तुम्हें कॉम्प्रीहेंशन देंगे रिलेटेड टू अ साइंस पैराग्राफ, रीड थ्रू इट, आंसर द क्वेश्चंस. ऑलराइट. SAT और ACT तुम कौन सा चूज करना है या दोनों ही देने हैं, तुम लोग एक काम करना. Whenever you start prepping for it and whenever you want to choose, go for a mock test without कुछ पढ़े. मॉक टेस्ट इंटरनेट पे n नंबर ऑफ फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं. SAT का तो फ्री मॉक टेस्ट खान अकेडमी पे 10 दिए हैं. आंसर करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस बिना कुछ पढ़े, प्रिपरेशन स्टार्ट करे पहले. जिसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, अगर मानो तुम लोग के SAT के फर्स्ट मॉक टेस्ट में 800 नंबर आते हैं 1600 में से, और ACT के फर्स्ट मॉक टेस्ट में अगर तुम लोगों के 20 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ उसमें, तो तुम लोग SAT और ACT में से ACT स्टार्ट करोगे. 20 to 16 ले जाना कंपैरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू SAT का 800 से above, because 800 is 50% out of 36. 20 is not the 50%, right? उसका 18 होगा तुम्हारा 50%. ओके, समझ में आया? SAT ACT में कोई डाउट्स, कब देना है, कैसे देना है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, सब बता दिया. कोई डाउट्स हो तो हैंड रेज करके पूछ लो. ओके, तो फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे बढ़ते हैं, दैट इज टोफल और आइल्स. कंसिडरिंग ओके, रोशनी कहाँ से करवाएं हम? क्या क्या क्या? SAT के रजिस्ट्रेशन. SAT के रजिस्ट्रेशन तुम लोग कॉलेज बोर्ड से कर सकते हो. कॉलेज बोर्ड ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि SAT कराती है. ACT के लिए यू कैन जस्ट सर्च फॉर ACT रजिस्ट्रेशन एंड यू विल गेट दी फर्स्ट लिंक. एक्चुअली आई डिड नॉट गिव दी ACT, but I did give the mock test. So I don't know many platforms from which you can study for ACT, though I have some books for ACT and I have some books for SAT as well. So if you want me to tell you about the books, that then too I'll tell you. I have books for TOEFL and IELTS. I don't have for IELTS, but for TOEFL I have 2-3 books. That too I'll suggest if you want me to. Okay. तो कॉलेज बोर्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो. 8 to 9,000 का लगेगा एक फॉर्म की फ़ी, एक बारी की. जितनी बार दोगे उतनी ज़्यादा, उतनी ही बार फ़ी देनी पड़ेगी. एंड द फ़ी कीप्स ऑन एलिवेटिंग एवरी ईयर जनरली. तो इस चीज़ का ध्यान में रख के देना SAT. और अब चलो चलते हैं टोफल और आइल्स की तरफ. Considering that we are international students for America, they want to test our English proficiency. कैसी इंग्लिश है, बट नाउ कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं. इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन अ स्कूल विच इज़ एन इंग्लिश इंस्टीट्यूशन और तुम लोग 14 साल तक वहाँ से पढ़े हो, so you guys do not need to give the TOEFL or IELTS for most of the colleges. It is waived. But for the visa, you need to give the TOEFL or the IELTS. जब तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे और वीज़ा के लिए जाओगे, सो दे माइट आस्क यू फॉर द TOEFL और IELTS कोर्स. टोफल और आइल्स दोनों ही ऑलमोस्ट सेम एग्ज़ाम्स होते हैं. मैंने टोफल दिया था, आइल्स नहीं दिया था. देखो, टोफल और आइल्स दोनों में ही 4 सेक्शंस होते हैं. पहला होता है रीडिंग, फिर होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग. ठीक है, रीडिंग इज़ लाइक द रीडिंग फॉर योर SAT. सो अगर SAT पहले देते हो तो टोफल रीडिंग आसानी से निकल जाएगा. टोफल इज़ फॉर 120 मार्क्स एंड आइल्स इज़ फॉर 9 मार्क्स. ओके, तो 9 मार्क्स, उसका हर एक सेक्शन 9 मार्क्स का होगा और उसके हिसाब से एवरेज तुम लोग को स्कोर मिलता है. दी ओनली डिफरेंस बिटवीन टोफल एंड आइल्स इज़ कि जो तुम्हारा स्पीकिंग सेक्शन टोफल में कंप्यूटराइज्ड होगा, मतलब कंप्यूटर तुमसे कुछ बोलेगा और तुम लोग हेडसेट में बोलोगे. जो आइल्स का स्पीकिंग सेक्शन होगा वो इंटरव्यू काइंड ऑफ होगा. तो तुम्हारे सामने 2 इंग्लिश पीपल बैठे होंगे और वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव टू आंसर दैट. दे विल रिकॉर्ड दैट. इवेंचुअली जो तुम्हारा टोफल का भी जो भी तुम लोग स्पीकिंग सेक्शन होगा वो भी तुम्हारा कोई ना कोई चेक करेगा, इंसान ही इवेंचुअली. बट जब तुम लोग दोगे तो वो तुम लोग हेडसेट में बोलोगे और वो तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डर के चली जाएगी. ठीक है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन टोफल एंड आइल्स. And apart from the marks, TOEFL is for 120 and IELTS is for 9. So if you get 7 out of 9 for IELTS and if you get above 100 for TOEFL, good to go. फिर से देने की कोई ज़रूरत नहीं है. The form for each for TOEFL it is 16,000. For IELTS it is for 15,000.
ठीक है, 1,000 का डिफरेंस है, वो तुम्हारे हेडसेट की वजह से जनरली हो जाता है. बट कंसिडरिंग कि I didn't want my marks to depend upon the person's perspective about the answers that I give for the speaking section. That is why I chose TOEFL over IELTS. क्योंकि जब हेडसेट में देखो, मगर एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी जब ये मेरा हुआ था. There are at least 12 people in the same room giving the TOEFL examination together. सबका स्पीकिंग सेक्शन साथ में आएगा, सबका लिसनिंग सेक्शन साथ में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी का लिसनिंग सेक्शन साथ में चल रहा हो सकता है, बगल वाले का स्पीकिंग सेक्शन साथ में चल रहा हो सकता है. सो यू आर फोकसिंग ऑन योर हेडसेट, लिसनिंग टू वट एवर द पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक, बट द पर्सन राइट नेक्स्ट टू यू वो बोल रहा है जो भी उससे पूछा गया है, तो तुम्हारा ध्यान भटक सकता है. That thing does not happen in IELTS. But if you have a good mental thing, and if you have a good brain control, then you can go for the TOEFL easily. हेडसेट की तुम लोग वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सही रहता है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर सिस्टम, दे विल चेंज योर कंप्यूटर सिस्टम एंड विल गिव यू अ न्यू टेस्ट. नॉट अ न्यू टेस्ट, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करोगे, सेक्शन को फिर से करोगे. मैंने टोफल 2 बार दिया था. फर्स्ट टाइम आई गॉट स्कोर ऑफ 98, सेकेंड टाइम आई गॉट इट अबव 100. सो क्या कहते हैं, जब मैंने वो दूसरी बार दिया था, पहली बार आई वॉज वेरी वेरी नर्वस कंसिडरिंग कि मैंने काफ़ी ठंड में दिया था, एंड इट वॉज देयर वॉज नो हीटर इन द रूम. तो तुम लोग इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना एंड ट्राई करना कि ऐसे माहौल में ना दो. सो टोफल स्कोर्स आर वैलिड फॉर 2 years, और हर महीने एक एक एग्ज़ाम होता है. सो देर आर 12 एग्ज़ाम्स जनरली, कभी कभी 24 भी हो जाते हैं. दो एग्ज़ाम्स एक महीने में चल रहे होते हैं टोफल के. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार होगा. SAT भी 6 बार होता है एक साल में. तो एवरी ऑल्टरनेट मंथ्स SATs आर देयर. आई गिव इट ऑन द 2nd of October, देन इट हैपेंड ऑन द 7th of December. ऐसे 28th August को होता है, सॉरी. तो उसके कुछ सेट डेट्स हैं, उसी के आसपास होता है जनरली. ठीक है. तो मेरे में क्या हुआ था, आई वॉज गिविंग द टोफल एग्जामिनेशन, और मेरा लिसनिंग सेक्शन चल रहा था, और मैंने वो पूरी ऑडियो लिख रही थी और मैं नोट्स बना रही थी. मेरा स्पीकिंग सेक्शन चल रहा था. सो दे वर टेलिंग मी समथिंग, देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ प्रोफेसर एंड देयर स्टूडेंट्स. सो द प्रोफेसर वाज स्पीकिंग समथिंग, एंड मेरा अचानक से सिस्टम बंद पड़ गया, बट वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई थी. सो वट एवर आई हैड टू स्पीक, मैंने उसका पूरा ऐसे बना लिया, फिर मैंने देख के बोल दिया. सो दिस इज़ द थिंग दैट समटाइम्स हैपन्स इन टोफल, कि अगर तुम्हारा सिस्टम ख़राब हो गया है और अच्छे टाइम पे ख़राब हुआ है, देन यू कैन प्रिपेयर द एंटायर स्पीच लिख के. अदरवाइज तुम्हें पॉइंटर्स के बेसिस पे बोलना पड़ेगा. बट बेटर दी प्रेप बेटर दी थिंग. ज़रूरी नहीं है हमेशा ख़राब हो जाए, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता, अक्सर नहीं होगा. लखनऊ में आई थिंक 2-3 सेंटर्स हैं, बट जनरली एक स्कूल है, SMS है शायद, SMS, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था दोनों बार. ठीक है. सो यू कैन गो गिव इट देयर. कॉलेज है, कॉलेज चलता रहता है, एंड वो अंदर जाके एक जगह एक रूम उन्होंने खाली कर रखा है कंप्यूटर बेस का, कंप्यूटर लैब टाइप का बना के. ओके. टोफल और आइल्स के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं? सब क्लियर है. 2 साल तक वैलिड रहते हैं, तो उसको ऐसे देना. अभी 9th में तो मत देना, 10th में हो तो भी मत देना, 11th में दे सकते हो. इसके भी कोई अटेम्प्ट्स वो नहीं है, कितनी भी बारी दे सकते हो. ठीक है. कोई क्वेश्चंस नहीं? आगे बढ़े. Yes, दीदी. ओके. मैं GRE के बारे में भी डिस्कस करना चाह रही थी, बट कंसिडरिंग यहाँ पे अभी कोई मास्टर्स तो नहीं दे रहा है. GRE इज़ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट यू नीड टू गिव टू परस्यू मास्टर्स अब्रॉड. GRE देना पड़ेगा, और अगर इसमें अच्छा स्कोर, SAT जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट जस्ट कि मास्टर्स के लिए होता है और वो अंडरग्रेड के लिए होता है. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज़ माई कॉमन एप्लीकेशन. व्हेन यू एंटर द कॉलेज फेज, जब तुम्हारे सारे एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गए, यू क्रिएट अ कॉमन एप्लीकेशन जिसकी लिमिट होती है 20 कॉलेजेस की. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हेलो. हाय समरीन. अच्छा अच्छा. हाँ जी. हाँ हाँ.
जी। हाँ। अच्छा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग्स आज की और कल की दोनों की भेज देती हूँ आपको। ठीक है। ओके। ये अभी तो मैंने स्टार्ट किया, अभी मेरे नेक्स्ट मंथ से बोर्ड्स हैं, तो मैं मार्च में कराऊंगी। एक ऑफलाइन वर्कशॉप कराने की सोच रही हूँ। जी, तो वो 1 वीक की रहेगी, तो और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रहेगी। जी। ठीक है। जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके, बाय बाय। Yeah, sorry for the disturbance. So we were on the common app. You choose 20 colleges जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें जाना हो। आई चोज हाईली सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। देखो, विच एवर यूनिवर्सिटी हैज़ एन एक्सेप्टेंस रेट अबव 25%, यानी कि 1 to 25%, those universities are generally very selective and good. Those universities which have an acceptance rate between 25 and say 50ish%, they are moderate universities. I'm talking about the US only right now, okay? They are moderate universities and they are fine. All the examinations, though, they were valid for other countries as well. I'll talk about US, Canada, and UK, the general hubs where people want to go. Okay, so I am in the application process for these three countries itself. Now, whenever you choose these universities and you input your scores, whatever scores you want to, you it is your choice to input your scores or not. अगर उस यूनिवर्सिटीज़ का जो भी बेंचमार्क सेट है उनके पोर्टल पे, यू कैन चेक दैट, और अगर वो तुम्हारे स्कोर्स के आसपास आ रहा है तो डालो, अदरवाइज मत डालो। तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगी इस प्रोसेस में, तुम्हारे एसे लगेगा, एक कॉमन ऐप एसे होता है जो कि लगता है, और हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद के भी एसेज होते हैं, विच इज रेंजेस बिटवीन 2 to 7 एसेज पर यूनिवर्सिटी. नाउ देर आर 8 Ivy Leagues that you can apply to. 8, right? Yeah, 8 Ivy Leagues that you can apply to, which are the most selective ones other than MIT, Stanford, and Caltech. Okay, so these 8 Ivy Leagues, MIT, Stanford, and Caltech are considered to be the most selective ones, most selective universities in America. बट ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग इन्हीं में अप्लाई करो, तुम लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अप्लाइड टू एमहर्स्ट, फर्स्ट कॉलेज यहाँ पे लिस्टेड है. Amherst has got an acceptance rate of 8%. It is an amazing university for this science. So if you want to go for astronomy, you can text me. I'll tell you all the good universities. So I've applied to 24 universities in the US. 4 universities के अपने खुद के प्राइवेट पोर्टल्स थे, और ये 20 यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन ऐप के थ्रू किए. कॉमन ऐप की लिमिट है 20 कॉलेजेस की, इस बात का ध्यान रखना. अगर तुम लोगों को से 40 कॉलेज में अप्लाई करना है तो 20 फ्रॉम कॉमन ऐप टेक. 20 एक होता है स्क्वायर एप्लीकेशन, SCOIR, वो भी एक एप्लीकेशन पोर्टल होता है. और एक और होता है कोलेशन एप्लीकेशन, COALATION. Okay, so these are the 3 portals through which you can choose the colleges. Apply to these universities. सब में सेम ही पोर्टल मिलता है. कोई भी यूनिवर्सिटी ये ध्यान नहीं देती कहाँ से आया है एप्लीकेशन, ये ध्यान देती है कि एप्लीकेशन कैसा है. So the most important part of your application is your essays. You need to convey your message as hard as possible, as clear as possible in your essays. वो तुम्हारे बारे में सब कुछ निचोड़ेंगे, तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट लेंगे, तुम्हारे कॉलेज काउंसलर से. हमारे स्कूल की काउंसलर अपर्णा मैम है, अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो, नाउ शी इज़ वेल ट्रेन्ड फॉर दिस एंटायर थिंग. ऑलराइट, अपर्णा का कॉमन ऐप क्रिएटेड है जो कि मेरे पास ही है. इफ़ यू गाइज वांट इट इन द फ्यूचर, आई विल शेयर इट विद यू. ओके, नाउ दिस वाज अबाउट द US. अब आता है कि फाइनेंशियल एड कैसे लें. 100% फाइनेंशियल एड चाहिए, करोड़ों की फीस नहीं देनी. You need to fill out the CSS profile, जो कि अगेन कॉलेज बोर्ड बनाता है. नाउ CSS प्रोफाइल के 17 सेक्शंस होते हैं. इट गेट्स मोनोटोनस सर्टन टाइम्स. नाउ द आयरनी इज़ कि जब तुम लोग CSS प्रोफाइल क्रिएट करते हो और अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह सब कुछ इनपुट कर देते हो, उसके बाद तुम लोगों को फ़ी देनी पड़ती है $16 पर कॉलेज. मतलब मान लो मैंने 20 यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो
CSS प्रोफाइल क्रिएट की, तो मेरा 20 × 16 + $9 कॉलेज बोर्ड अपना अलग से ले लेता है. सो ये लोग लूटते बहुत है. But that is just one time investment that you need to do to get 100% financial aid in all these universities that you're applying to. Okay, not every university requires the CSS profile, but all these elite colleges do require the CSS. Okay. इसके बारे में कोई डाउट्स? CSS देखो लंबी प्रोफाइल होती है, भरने में काफ़ी टाइम लगता है. 1 हफ्ता लगा लेना, और नया टर्म खुलता है जनरली अक्टूबर में, और 1 नवंबर डेडलाइन होती है तुम्हारी रेगुलर डिसीजन की CSS सबमिट करने के लिए. नाउ द एप्लीकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 रादर टाइम पीरियड्स. पहला, अर्ली एक्शन, कि तुम लोग अर्ली किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो. कुछ यूनिवर्सिटीज़ रेस्ट्रिक्टिव होती हैं, यानी कि अर्ली में खाली तुम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो और कहीं नहीं. दूसरा, रेगुलर एक्शन, कि तुम लोग रेगुलर डिसीजन में अप्लाई कर रहे हो. अर्ली एक्शन की डेडलाइन November 1 होती है जनरली फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़, एंड फॉर रेगुलर डिसीजन इट इज़ जनरली 5th January अराउंड, हर एक यूनिवर्सिटी की. ठीक है. सो विच एवर यूनिवर्सिटी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन वन यूनिवर्सिटी एंड यू वांट टू गेट कमिटेड टू दैट, तो तुम लोग अपना रेस्ट्रिक्टिव अर्ली एक्शन भरोगे. अदरवाइज यू कैन जस्ट गो फॉर अर्ली एक्शन. देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट रेस्ट्रिक्टिव विच यू कैन अप्लाई फॉर अर्ली एक्शन. एंड तीसरा होता है रोलिंग एप्लीकेशन, मतलब तुम लोग कभी भी एप्लीकेशन डाल सकते हो. There are 5 to 6 universities, good universities that I know in the US, which have a rolling application. Alright, CSS में कोई डाउट? कॉमन ऐप में कोई डाउट? पूछ लो. हाँ रोशनी. Didi, would you like to share your college essay with us? Okay, I'll read it out in the end if everyone is interested. Do you want to hear my college essay, everyone? I would love to hear your college essay. Okay. I would also. Okay. मैं भी सुनाऊंगी तुम लोगों को. मैं मगर एक ही सुनाऊंगी, अपना वो जो मेरा पर्सनल ऐसे था. ठीक है. नाउ लेट्स गो हेड. अगर तुम लोग को यूके जाना है, यूके के लिए यूकैस पोर्टल है. ओनली 5 यूनिवर्सिटीज़ यू कैन साइन अप फॉर. तुम लोग अपने SAT टर्न इन कर सकते हो, बट विच एवर यूनिवर्सिटी यू चूज़, उनके खुद के अपने एग्ज़ाम भी हो सकते हैं. लाइक इफ़ यू अप्लाई टू ऑक्सफर्ड फॉर विच एवर फील्ड दैट यू आर अप्लाइंग टू, तुम लोगों को उसका खुद का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा. They have their nominal fee of some euros, I don't really remember, but altogether for those 5 colleges you generally don't get any financial aid, फी वेवर. तो मैंने जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट किया, मैंने 0 फी दी है. मैंने फी वेवर के लिए अप्लाई कर दिया था. सो एवरी यूनिवर्सिटी इन द US हैज़ अ फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी ऑफ जनरली $75. मगर अगर तुम लोग फी वेवर के लिए अप्लाई कर देते हो, विच इज़ वेरी ईजी टू गेट, तुम्हारे कॉलेज काउंसलर बस येस टिक करते हैं, यू गेट अ फी वेवर. ओके. बट यूकास में ऐसा नहीं है. यू नीड टू पे द फी, जो कि INR में कन्वर्ट करने के बाद करीब करीब 8,000 रुपये आ जाती है. ओके, फॉर दीज 5 कॉलेजेस ऑल टुगेदर. यूकास में कोई डाउट? देखो एप्लीकेशन सेम रहता है, एग्ज़ाम्स टर्न इन कर सकते हो, और अपना जो उनकी यूनिवर्सिटी के खुद के एग्ज़ाम्स है विच आर वेरी नॉमिनल फ़ी, और खुद का जो लेते हैं, खुद का जो कंडक्ट करते हैं, उनके बेसिस पर सिलेक्शन होगा. ऑलराइट. यूकास में कोई डाउट? 5 ही यूनिवर्सिटी में कर सकती है यूके में. डन? डाउट्स कोई नहीं? Okay, if not, let's go ahead. And you, Toronto. So I have applied to these 3 countries, and these 3 countries is what I know about. Toronto is in Canada. Canadian universities have a very special place for Indian students in their hearts. So उसमें तुम्हें ना SAT टर्न इन करना है, ना कोई ज़्यादा essays चाहिए. You need to turn in your transcripts, whatever you have, your admit card you have to submit, your financial condition you have to submit, and based on that they'll evaluate your decision and give it to you. Now the top university of Canada, which is Toronto, has an acceptance rate of 45%. अगर US के उस पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा acceptance rate है, but this is then too, even after that acceptance rate, a very selective university and a very hard university to go to. And Toronto is a very beautiful place and far safer than the US. Okay, so I believe that if you're applying to the US, you should apply to Canada, but you don't get any fee waiver. I needed to pay $180 Canadian for U Toronto.
एंड देर आर मेनी अदर कैनेडियन यूनिवर्सिटी लाइक मैकगिल का नाम सुना होगा. इंग्लिश बुक्स कई सारी मैकगिल की तरफ से ही आती हैं. There's this University of British Columbia that you can apply to, University of Alberta. All these universities are amazing. So the top one is, in Canada is U Toronto. Presently, the top university in the US is California Institute of Technology, Caltech we call it. Second one is MIT. And in the UK, first one is right now I guess KCL, King's College London. इसके बारे में कोई डाउट? इट इज़ अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर कनाडा. तुम लोग को खाली ट्रांसक्रिप्ट डालनी है. OUAC एक पोर्टल है. OUAC पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे जो कि टोरंटो के लिए लगता है. अगर तुम लोग इंटरनेशनल एप्लीकेशन हो जो कि तुम लोग हो तो तुम लोग 105 एप्लीकेशन के थ्रू साइन अप करोगे. अगर तुम लोग कैनेडियन होते तो 101 करते. ओके, कोई डाउट्स? एसेज नहीं लगते यहाँ पे, खाली एक्टिविटीज़ इनपुट करनी पड़ती हैं. सो फॉर द UK ऑल्सो यू नीड टू टर्न इन 10 एक्टिविटीज़. आई गिव यू अ स्किम थ्रू माई कॉमन ऐप इफ़ यू वॉन्ट टू. उसमें मैंने सब कुछ लिस्टेड है. ठीक है, इस पर कोई डाउट कनाडा का? सी कैनेडा इज़ फार मोर सेफर देन द US. वहाँ पे गन, वेन एवर आई यूज टू वॉक इन द स्ट्रीट्स when I went to शिकागो, मेरा सबके हाथों पे ध्यान रहता था द पर्सन हैज़ अ गन और नॉट. एंड हर समय रूमर्स रहते हैं. आई रीच्ड ऑन द 2nd of July और 4th of July को वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे पे शिकागो में मास शूटिंग हुई थी. शूटिंग, इट इज़ काइंड ऑफ स्केरी, स्पेशली इलिनॉय. बट कैनेडा हैज़ गन लॉज और उसको फॉलो करना पड़ता है लाइक इंडिया. ओके, आगे बढ़े. ओके, नाउ सबको अंडरग्रेड में तो नहीं जाना, पहले भी जाना हो सकता है. सो आई वेंट फॉर दिस समर स्कूल एट यू शिकागो. उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट वन समर स्कूल दैट यू कैन अप्लाई टू, इट इज़ n नंबर ऑफ समर स्कूल्स दैट यू कैन अप्लाई टू. हियर आई ट्राई एंड शेयर 3 जो तुम लोग 9th क्लास से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो. दे ऑल्सो गिव देयर फाइनेंशियल एड. कोई CSS नहीं भरनी पड़ती, उनका खुद का फॉर्म आता है, वो फॉर्म देते हैं जैसे तुम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो और तुम वो फॉर्म भर के जा सकते हो. नाउ Launchix is one amazing summer school that generally happens at MIT, but पिछले 2-3 बार से ऑनलाइन हो रहा था considering the COVID-19 situation. MIT में होता है, highly selective है. I got into this, it is an amazing program. I didn't go there of course. I went to U Chicago. मैंने 11th में अप्लाई किया था. I got to know about it in 11th. अगर तुम लोग 9th में हो तो तुम लोग 10th में जाओगे. 10th के so the application for all these universities अर्ली एक्शंस ओपन्स इन नवंबर. तो नवंबर में भरना स्टार्ट कर दो और फिर दिसंबर अराउंड जनवरी मिड तक ये बंद हो जाते हैं एप्लीकेशंस. ऑल राइट, सेम वो होता है एप्लीकेशन प्रोसेस. तुम लोगों को कॉमन ऐप के बारे में वॉक थ्रू करा देगा ये, मतलब एक एग्जैक्ट सेम वाइब दे देगा जो कि तुम लोग 12th में फेस करने वाले हो उससे पहले ही. Okay, so Launchix is one amazing entrepreneurship summer program. Entrepreneurship मतलब slightly business inclined, but still उसमें scientific भी काफ़ी रहता है considering कि वो MIT में होता है. So generally scientific innovations के लिए Launchix is amazing. Very selective though. 10% acceptance rate I think. Still amazing. ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं. SSP समर साइंस प्रोग्राम 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में होता है बट एक्सेप्टेंस रेट इसका आई गेस 8% है. क्या 8% है और 3 यूनिवर्सिटीज़ में मिल के होता है. यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कैरोलिना UNC अमेजिंग कॉलेज, USC और MIT, इन तीनों में मिल के SSP प्रोग्राम कराया जाता है. क्योंकि बच्चे कभी कभी कम बच्चों को ज़्यादा जगह देनी होती है, इसीलिए लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं. टेलीस्कोपिक तुम लोगों का वो होगा एक्सपोजर. टेलीस्कोप्स के थ्रू देखना वो सब इस SSP में होगा. इट इज़ एस्ट्रोनॉमी इंक्लाइंड, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इंक्लाइंड. सो यू कैन ईदर चूज़ एस्ट्रोफिजिक्स और यू कैन चूज़ बायोटेक्नोलॉजी. यही 2 फील्ड्स होती हैं SSP में मिलती. 8% एक्सेप्टेंस रेट है. SAT वगैरह टर्न इन करने की ज़रूरत नहीं है. तो यू नीड टू टर्न इन योर ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरीथिंग, जो भी तुम लोगों की स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट मिलती है. बाय ट्रांसक्रिप्ट आई मीन तुम लोग अपने स्कूल के ऑफिस में अपने रिपोर्ट कार्ड्स लेके जाओगे हाई स्कूल के, मतलब 9th 10th 11th 12th. अगर 9th में ही हो तो खाली 9th के लेके जाओ, 10th में हो तो 9th और 10th के लेके जाओ.
वो लेके जाओगे, ऑफिस में दोगे और वो तुम्हें पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट बना के देंगे जिस भी स्कूल में, मतलब एक ही में सारे स्कोर्स करके देंगे और वो तुम्हारी प्रिंसिपल से साइन होगा, दैट इज़ योर ट्रांसक्रिप्ट। ऑल राइट, तो ये एसएसपी में लगेगा। नाउ दिस इज माई वीडियो, वेट, हाउ डू आई पॉज इट, at U Chicago. Listen to it if you want to. I'll just play it. It is a very short video. I cut it short to not make it very long and monotonous. And there isn't much difference between speed of 4 points plotted because of this. One of the issues with the model is that as one gets closer and closer to the center of the galaxy, the orbital speed goes to infinity, while anything cannot go beyond the speed of light. Okay, now we go on to model. Now this was me at U Chicago. हम लोगों का लास्ट डे था प्रेजेंटेशन का. So I attended U Chicago summer program last summer, the summer of 2022. U Chicago, it is one of the top universities of America, top 4th right now throughout the world. Acceptance rate of 3.25%, summer school acceptance rate of 6%. Now the best thing that I got to know is that I went through in this summer program was कि मैंने एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो किया एप्लीकेशन का भी, और मुझे पूरा कॉलेज एक्सपोजर मिला, मतलब मेरी कॉलेज में लाइफ कैसी जाएगी. आई गोट अ स्कॉलरशिप ऑफ $6,000, तो फाइनेंशियल इतना बर्डन नहीं था. Though I had to pay $1,775 that I paid, which is equal to around 1,30,000 rupees. But people also get 100% scholarship, तो वो पूरे दे देते हैं. But इसमें तब भी कम पैसे लगते हैं. In the visa process, if you don't have a visa already, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं. Plus बहुत hectic होता है visa process. That is one thing that I went through, and it was very difficult for me to go through that process. I talk about it in some other day. But this was my U Chicago summer school experience. It is like any other summer school. You're exposed to the same people with like interests. You get tutored by a professor, by a top university professor. He was himself doing a research. You get all the telescopic, अगर तुम लोग astronomy में जाते हो, telescopic exposures, all the laboratory experiments that you don't generally do at school. You do it there, and it was in total amazing. You experience the dorm life there. I got single person dormitory. मेरा एक ही कमरा था, मैं उसमें थी. It was amazing. There was a cupboard and everything. Cupboard, desk, bed with nice sheets, with blankets and everything they give you. There in America, there is very nice, what do you call it? Here you call it mess. There you don't call it mess. There you call it the dining hall. अलग अलग टाइप की डिशेस मिलेंगी, बट अमेरिकन रहेंगी. पिज़्ज़ाज, मतलब अराउंड आई गेस 26 to 30 टाइप ऑफ क्विजीन्स वर सर्व्ड हर टाइम. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वहाँ पे 5:30 बजे शुरू होता है, 7:30 बजे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अनलाइक इंडियंस. मेरे को रात में बहुत बार भूख लगती थी. सुबह यू हैव टू वेक अप ऑन योर टाइम, मेक श्योर दैट यू हैव द ब्रेकफास्ट, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ वॉकिंग देयर, तो चलना पड़ेगा. आई यूज्ड टू वॉक. माई डॉर्म वॉज अराउंड 2 to 3 miles away. No, 4 miles away from my college. 4 miles मतलब 1.6 kilometers होते हैं 1 mile में. So multiplied by 1.6, around that much I used to walk daily. सुबह जाना है, फिर वापस आना है लंच के लिए, लंच के बाद फिर से बाहर जाना है और फिर से वापस आना है. दैट इज़ अ डेली वॉक जनरल, अगर खाली कॉलेज जाना है तो. उसके अलावा तो अलग से there's a lot of walking that you need to do there. You will get used to it once, after maybe a week or something. Okay, so this was one amazing experience that I got there. I got a GPA of 3.7 out of 4. I got this award, the best in immersion program. So I attended it for life in the universe and the laws of physics. So I was very much interested in the subject already. So yeah, that was one amazing experience that you guys can start in the 9th grade itself. 9th grade में हो, applications अब तो बंद हो गए होंगे, but पहले खुले थे. Okay, अगर 9th grade में हो और 10th grade में जाने वाले हो, तो 11th grade में अगर जाना है, नवंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे. अक्टूबर में भी कई जगह खुल जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, और फिर स्टार्ट करना. आई थिंक यू शिकागो का अभी भी खुला होना चाहिए. 19 जनवरी को बंद होगा, जो लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था. आई टेल इट टू यू गाइज, जस्ट मैसेज मी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट. समर स्कूल्स के बारे में कोई डाउट्स, कुछ भी?
कुछ भी नहीं? पक्का? कुछ पूछना है? नो दीदी. नो, समझ में आ गया? अब मैं तुम लोगों को कॉमन ऐप में ले चलूँ अपने? जाना है कॉमन ऐप की मीटिंग एंड करें? नहीं दीदी, कॉमन ऐप में कॉमन जाना ऐप है. में जाना है, ठीक है, रुको मैं कॉमन ऐप खोलती हूँ. मैं ये वाली स्क्रीन हटाऊँ और शेयर स्क्रीन. Can you guys see my screen? बस दीदी. स्क्रीन दिख रही है? सो दिस इज़ माई कॉमन एप्लीकेशन. ये हैं मेरी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी कम है, बट या इट इज़ फाइन. इट इज़ गुड टू अप्लाई, इट इज़ गुड टू चैलेंज योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल. सो दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ दैट अप्लाइड टू. आई अप्लाइड टू 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं. यहाँ पे मेरे मेरे कॉलेजेस लिस्टेड हैं और मेरा क्या क्या काम बचा है. हालांकि मेरे सारे टर्न हो गए तो मेरा किसी कॉलेज का कोई काम नहीं बचा है. ये है मेरा कॉमन ऐप. दीज आर दी सेक्शंस दैट यू नीड टू फिल आउट, और हर एक सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शंस होते हैं. इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. आई विल जस्ट क्विकली टेक यू टू माई राइटिंग. उसके बाद मैं तुम लोगों को एक्टिविटी सेक्शन में भी दिखा दूँगी. आई विल रीड आउट माई एस्से. ओके, there you go. The room was so silent that I could hear the sound of my own breath. I was standing barefoot with my toes pressed against the cold wooden floor. Music was my only companion and dance was my only friend. No sooner did I make the first move than I was lost. I was lost in the beats of the drum and the humming of the guitar. I found peace in music, and following my beats to peace, the world appreciated every stride I took. But the only thing I missed while following my sugar coated passion was satisfaction. I was never satisfied with dancing. It was like escaping reality. It was my passion, my hobby, but I knew that my ability to prance could never define me. In every beat that I heard, I was trying to search for an answer to a rhetorical question. In this chaos of rhetorical questions, I finally found that one concise question, a question that gave my mind a destination to reach. Are we living or slowly dying? This question led me to think of more questions. If we are living, how did life begin? If we are dying, how will it all end? As the chain of questions started to elevate, I knew that the only explanation for my dissatisfaction was the subject that I was running away from, science. Instead of trying to search for the emotions that the composer felt while writing a song, I started to look for answers to the questions that lay far beyond the abstract. That day, standing on the same cold wooden floor, I noticed the movement of the branch of a tree right outside the window across the hall. This time, instead of pushing away the idea of understanding this movement, I walked straight across the auditorium and carefully looked outside the window. My brain cells behaved differently than usual. I was standing there, witnessing a natural phenomena, but my brain traveled back to the time when I was learning about the movement of a pendulum. For the first time in my lifetime, I established a connection between the subject that I hated, science, and a thing that I cannot stop loving, nature. Physics is the Greek word for nature. I was so busy searching for the answers to the questions that nature shouted at me that I never found the time to assign a subject to this curiosity. From the movement of the branch of a tree to the gravity of a black hole, my interest demanded an answer to every question. I was falling in love with learning, reading, and asking. I was falling in love with being involved in every scientific discussion in school. I was falling in love with physics, the grotesque that scared me throughout my lifetime. I realized that my satisfaction was my dissatisfaction. I could not get satisfied while writing my own answer until I was dissatisfied while reading someone else's perspective. Yes, I was still dissatisfied, but the only difference this time was that I was happily dissatisfied. I knew that the purpose behind my dissatisfaction was defining the objective of everything that exists. Or to put it in the words of a renowned scientist Stephen Hawking, it was to explain the theory of everything.
The same cold floor felt different this time. Instead of leading my feet to make a perfect move, it guided my mind to unsolved questions. The music felt more than the rush of emotions of the writer this time. It felt like the currents in the nerves of the composer's brain. My surroundings did not feel usual this time because I had control over myself, and the world did not have the power to let me change my steps. I was carefree, I had a purpose, and most significantly, I was a science of fire. So this was my common up essay. दिस वॉज वन ऑफ माई कॉमन आप एसेज एक्चुअली, क्योंकि मेरा साइंस का मेरे को बताना था, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द मेंटल थिंग दैट आई वेंट थ्रू अर्लियर. उसके लिए मैंने एक और ऐसे लिखा था. सो डिड यू गाइज लाइक दैट ऐसे? Yes, Didi, this was amazing. This was good. You want to listen to this essay or not? I would love to listen to this one as well. Okay. Then I'll read it out this one too. अगर कोई किसी को monotonous फील हो रहा है तो बता दो, अभी मैं नहीं पढ़ूंगी. किसी को monotonous फील हो रहा है? नहीं पढ़ूं? Yes, Didi. Okay. चलो फिर पढ़ते हैं. I stopped to look at the final picture before I put lights around the collage. It was my 17th birthday, and I wanted the wall above my bed to be an amalgamation of all the 4 significant redoings I have been through in my lifetime. In the first picture, little me was smiling a genuine smile. Looking at that picture, I was suddenly taken back to the time when I was 4. I was the first child of my parents, the first to be touched by the newborn parenthood, the first that made them mom and dad from husband and wife, and the first who will fulfill their dreams. I remember spending much time with my grandparents who always taught me valuable moral values. I started speaking fluently when I was 11 months old, which surprised my family. The first lesson that my nanny decided to teach me was some shlokas of Hindu mythology. While on the other hand, my nanu taught me some critical events in our nation's history. On the other side of the table, my aunt taught me a bunch of nursery rhymes, and my uncle taught me about the coolness of his all new, thick at the back computer. Subsequently, I grew up as a concoction of all the diligent lessons that my close ones had for me to learn. I moved my eyes to the picture next to the 4-year-old me. I was 10 in this photograph, and I knew that the smile in this image was not authentic. I entered myself into the multiverse of timelines again and traveled back to the parallel universe when my eyes were mostly filled with tears. I was still the first child of my parents, but the only difference was that now I had 2 younger siblings, out of which my brother was not even 7 months. The difference was that the child who had a plethora of hands to hold could not even find a single finger around her. In the dark room, the only beam of light I saw was my eldest aunt, whose life was no less dark than mine. She was a cancer patient and came to live with us until her treatment was over. It was complete. Even when she suffered from one of the deadliest diseases, she was a happy soul. I was delighted to find a companion with whom I could share my problems. Even though I smiled with her, I forgot to stay happy without her. She left me in the middle of the sea when my brother was still not more than 1.5 years old and my father was still climbing the promotion ladder. Her passing away impacted my academics, personality, and mental health. The period in the following picture was rather short lived. It was of me being a spoiled teenager with no goal in her life. I moved my eyes to the next picture as the tears were already giving me a headache. I saw a photograph of me smiling the smile of pride, a picture of me in my late teenage. It was not just a person I saw in that picture, but a dream my parents had for their eldest child. I was an author, a science enthusiast, a founder, a leader, a speaker, and most importantly, I was Shruti in that picture. I put the lights around all the pictures as all the faces were supposed to shine. I turned around to look at the mirror on the other side of the room to see an amalgamation of all the moral values that my grandparents had taught me, of all the tears that I drained as a child, of all the parties that I attended as a cool teenager, and of all the trophies that lay on the presenting table of my drawing room. So this was the additional information essay that I submitted. Okay.
किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है? I am actually speechless right now. Yeah, thank you. If it is good, then thank you. If bad, then sorry. My brother was listening to it, at the back of the camera, and he actually started clapping right now, if you could hear it. Thank you, thank you. Which one did you like more, the first one or the second one? Actually, the second one, because it was more about your personal dilemma and you actually coming out and shining as Shruti Didi in front of all of us. Yeah, so that is why I actually wrote 4 to 5 essays, out of which I shortlisted these two and eventually turned them in. और किसी को कुछ बोलना है? Other than Roshni, someone, anything with any doubts or anything? The words that you have used in your essays, totally, like I can. It's too good, like I can't even say. Thank you. So I'm also conducting this writing workshop if you guys want to join. Yes, I would definitely like to. Yeah, amazing. I am actually still thinking about it, considering मेरे भी boards हैं. But I want to share it because काफ़ी लोगों के काफ़ी questions आते हैं that they want to publish a book. How do they publish it? They want to write, but they don't know where to begin and everything. So I want to conduct a small, maybe 1 day workshop. देखती हूँ. I'll share it with you guys if you guys are interested. And I'll make it a fun session. I'll make sure that. Also, अगर तुम लोगों को फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए रिलेटेड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, आई एम लॉन्चिंग दिस वेबसाइट एज सून एज आई एम डन विद माई बोर्ड एग्जामिनेशन, in which I'll discuss all of these stuff. But I think there's a nominal fee which you guys will get for at a discounted price, of course. But yeah, in that I will, if you have written your essay, I'll check your essays. I'll help you with your financial aid process. If you have not written your essays, I can even write your essays, give me the pointers and everything. I can do a counseling session with you guys to discuss everything. अगर स्टार्टिंग में ही हो एकदम कैसे कैसे क्या क्या करना है. So I will launch that website after my boards, maybe around the 25th of March. Ready है, but yeah, launching बची है. ओके, और किसी के कोई डाउट्स, क्योंकि आज तो लास्ट डे है वर्कशॉप का. हाँ सियोना. Excuse me, Didi. Actually, I wanted to ask that what about the yesterday's recording? Will you send हाँ, it? रिकॉर्डिंग आई सेंड इट. एक्चुअली वो बहुत लंबा वीडियो था, इसीलिए उसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है. आई सेंड इट अलॉन्ग विथ टुडेज रिकॉर्डिंग. ठीक है, आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी. ऑल्सो योर सर्टिफिकेट्स वुड बी सेंट टू यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ओके, एक काम कर देना तुम लोग, अपना जो फुल नेम है वो मेरे को लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है. और आई डू वन थिंग, आई क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ यू गाइज विच यू गाइज कैन डिलीट लेटर. बट अभी उसमें मैं ऐड कर लूँगी, तो ऐड रहे ना. अपना फुल नेम उसमें शेयर कर देना, और उसी में मैं तुम लोगों के सबके सर्टिफिकेट शेयर कर दूँगी, इंडिविजुअल PDFs. ओके, ठीक रहेगा वो कि इंडिविजुअली करना है तुम लोग को अलग से? ग्रुप चाहिए कि नहीं? Didi, whatever suits you would be alright with me. Okay. Then I think the group thing would be easier for me, कि considering एक ही जगह डेटा आएगा और एक ही जगह देना है. Now anything that you guys want to share, any doubts that you